नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद डे न्यूज प्लस का बहुत ही विशेष कार्यक्रम लेकर। चर्चा है, जी हां, इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पे बात करते हैं, उन घटनाओं पे बात करते हैं जिनकी आज या पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा है। तो शुरू करते हैं। पिछले 5 वर्षों में पालतू जीवों, अब बड़ी अजीब सी खबर है, जैसे विदेशी कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी, रेंगने वाले जीव आदि के आयात में, इंपोर्ट में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। यह मुख्य रूप से लोगों की बदलती जीवन शैली, विदेशी नस्लों के प्रति आकर्षण और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले एक्सोटिक पेट्स के प्रभाव से हुआ है। हालांकि आयात में वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी निगरानी के लिए न तो पर्याप्त नीतियां हैं और न ही सही तरीके से लागू हो रही है। कई बार इन जीवों को बिना जरूरी दस्तावेजों और स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के देश में लाया जाता है, जिससे न केवल उन जानवरों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र पर भी गंभीर असर पड़ता है। निगरानी की कमी का फायदा उठाकर तस्कर पालतू जीवों की तस्करी कर रहे हैं। कई दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियों को अवैध रूप से भारत लाया जा रहा है। यह न केवल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि वैश्विक जैव विविधता के लिए भी खतरा है। बिना उचित जांच और क्वारंटाइन, कोरोना में आपने सुना होगा, क्वारंटाइन प्रक्रिया के जीवों का आयात कई बार नई बीमारियों और संक्रमणों को जन्म देता है। इससे न केवल अन्य पालतू जानवरों में संक्रमण फैलता है, बल्कि ये मनुष्यों के लिए भी बेहद खतरनाक बन सकता है, जेनेटिक रोगों के माध्यम से। विदेशी जीवों की मांग के चलते स्थानीय प्रजातियों की उपेक्षा हो रही है, ये एक बड़ा मसला है। साथ ही जब कुछ विदेशी प्रजातियों को प्राकृतिक आवास में छोड़ दी जाती है, तो वे आक्रामक प्रजाति बन जाती है, जो स्थानीय जीवों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इस बढ़ती तस्करी को रोकने और आयात को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। वन विभाग, सीमा शुल्क और पशु कल्याण बोर्ड जैसी संस्थाओं को समन्वय के साथ काम करना होगा। साथ ही आम जनता को भी शिक्षित करना जरूरी है कि केवल वैध और जिम्मेदारी पूर्ण तरीकों से ही पालतू जानवरों को अपनाएं। आगे बढ़ते हैं। कागजों में बुरडेनी घाट जैसे स्थानों पर रेत खनन पर रोक है, जी हां, लेकिन रात के अंधेरे में अवैध खनन खुलेआम जारी है। यह प्रशासनिक उदासीनता और मिलीभगत का स्पष्ट उदाहरण है। सवाल उठता है कि अगर रोक है तो रोजाना 150-200 हाईवा ट्रक रायपुर तक कैसे पहुंच रहे हैं। नदी से अवैध रेत खनन से न केवल जल स्रोत प्रभावित होते हैं, बल्कि जैव विविधता, जल स्तर और नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर भी गंभीर असर पड़ता है। इससे भविष्य में सूखा, बाढ़, परिस्थिति जन्य असंतुलन जैसे संकट पैदा हो सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर ट्रकों की आवाजाही बिना प्रशासन, पुलिस या खनिज विभाग की जानकारी के मुमकिन नहीं है। क्या यह सब जानबूझकर अनदेखी है या मुनाफे की साझेदारी? ये सवाल चर्चा में उठाया जाना बेहद जरूरी है, इसलिए हम इसे उठा रहे हैं। इस अवैध खनन से गांवों की सड़कें खराब हो रही हैं, धूल और ट्रैफिक से लोग परेशान हैं और कई जगह किसानों की जमीन तक प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा नेगेटिव असर हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। इस खनन के पीछे कथित रेत माफिया सक्रिय हैं, जिन्हें अक्सर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ये माफिया न केवल रेत बेचते हैं, बल्कि धमकी, हिंसा और भ्रष्टाचार के जरिए सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। इस पर सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। हमारी चर्चा का उद्देश्य केवल समस्या को उजागर करना नहीं, बल्कि समाधान की दिशा में आगे बढ़ना भी है और होना चाहिए। अवैध खनन पर रोक के लिए जीपीएस हम जो दे रहे हैं सुझाव: पहला, अवैध खनन पर रोक के लिए जीपीएस ट्रैकिंग वाले ट्रकों का उपयोग। दूसरा, ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन। तीसरा, आरटीआई और पब्लिक रिपोर्टिंग सिस्टम को सशक्त बनाना। चौथा, दोषी अधिकारियों और राजनेताओं की सार्वजनिक जवाबदेही तय करना। अगले मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ी खुशगवार खबर हमारे लिए है, जिसपे हमें फख्र है। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और फिर से
कल हमारे रणबांकुरों ने हॉकी में हमारी इज्जत में चार चांद लगाए। भारत ने एशिया कप हॉकी 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यह न केवल टीम की रणनीतिक सफलता है, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत और टीम भावना का भी परिणाम है। युवा और सीनियर खिलाड़ियों का संतुलन साफ नजर आया। एक दौर था जब भारत हॉकी का बादशाह था। एशिया कप जीतकर और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके भारत ने एक बार फिर उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई है। क्या यह हमारे हॉकी के स्वर्ण युग की वापसी की शुरुआत है? टीम की सफलता में कोचिंग स्टाफ और रणनीतिक बदलाव की बेहद अहम भूमिका रही है। पेनाल्टी कार्नर को गोल में बदलना, तेज पासिंग गेम और डिफेंसिव लाइन की मजबूती ने भारत को मुकाबले में आगे रखा। इस पर विस्तार से चर्चा जरूरी है। इस टूर्नामेंट में कई युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। यह दिखाता है कि भारत की हॉकी में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसे तराशने और मौका देने की जरूरत है। यह भारत की बेंच स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है। अब जब भारत ने वर्ल्ड कप के लिए टिकट हासिल कर लिया है, तो असली तैयारी अब शुरू होती है। वर्ल्ड कप में टॉप टीमों के खिलाफ मुकाबला करना होगा, इसलिए फिटनेस, मानसिक मजबूती और तकनीक की सुधार पर ध्यान देना जरूरी है। क्रिकेट की तुलना में, जी हाँ, एक बड़ी गंभीर बात है कि क्रिकेट की तुलना में हॉकी को अभी भी उतना प्रचार और संसाधन नहीं मिलता। भारत की सफलता को देश भर में पहचान दिलाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और हॉकी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में ठोस आर्थिक कदम उठाने का समय आ गया है। एक और खबर जिसकी ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा हुई है और आज भी बड़ी शानदार वर्षा हो रही है, जिससे कई बड़े बांधों में जल स्तर तेजी से बढ़ा है। राज्य के सिंचाई जलाशयों का औसत भराव लगभग 49-50% हो चुका है। कुछ जलाशय जैसे खारंग और खपरी पूरी तरह से लबालब है, यानी 100% तक पहुंच चुके हैं। झुमका 98%, मनियारी 93% और चिरपानी 91% से ज्यादा जैसे बांध भी उच्च स्तर पर हैं। वहीं रविशंकर सागर और माता बांगो जैसे बड़े बांध लगभग आधे से ज्यादा भर गए हैं। तांदुला, दुधावा, सोंडूर, मूरम सिल्ली जैसे बांध भी 30 से 40% के जल स्तर पर हैं। जलाशयों का भराव लंबे समय के लिए सिंचाई और पीने की पानी की सुरक्षा के लिहाज से बेहद लाभकारी है, लेकिन अधिकतम क्षमता तक पहुंचने पर बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है, विशेषकर उन इलाकों में जो बांधों के नीचे बसे हैं। राज्य में जलाशय स्तर के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकांश बांध अच्छे बनावट वाले और बेहतर वर्षा क्षेत्र में है। वहीं दक्षिण पूर्वी और अधिक विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में कई जलाशय खाली पड़े हैं, जिससे स्थानीय कृषि को खतरा अभी भी है। हाल ही में एक पुराना जलाशय बलरामपुर में टूटने से बाढ़ आ गई, जिसमें 4 लोग मारे गए और 3 लापता हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निरीक्षण में लापरवाही पर भर्त्सना करते हुए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री साय ने यह दर्शाता है कि बांधों की नियमित जांच और रखरखाव कितने महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग को स्थानिक पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करने की क्षमता बढ़ानी होगी। स्थानीय प्रशासन और जल संसाधन विभाग को जलाशयों की निगरानी, पानी के छोड़ने के वक्त की पूर्व घोषणा और सड़क पर संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूचना तंत्र स्थापित करना ही होगा। ये थे हमारे आज की चर्चा, जिसमें हमने ये कोशिश की है कि उन मुद्दों पे जो बेहद जरूरी है और जिस पे आम जन भी चर्चा कर रहे हैं और उन्हें चर्चा करना चाहिए, ये सोचकर कि बच्चे उदास बैठे हैं पिंजरे के आसपास, जैसे समझ रहे हों परिंदों की गुफ्तगू। जी हाँ, हमें हर तरफ, हर उस विषय पे अपना ध्यान ले जाना पड़ेगा जो हमारे प्रदेश, हमारे देश, हमारे क्षेत्र और हमारी पूरी की पूरी मानव संरचना को प्रभावित करता है। आज की चर्चा कैसी रही और किन मुद्दों को, किन विषयों को इस पे शामिल करना होगा, इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। चर्चा में है आपका स्वागत है शकील साजिद। नमस्कार।